नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक अजीब सी बेचैनी है शिव जी, इस देश में अजीब सी बेचैनी है। लोकतंत्र भी है, चुनाव भी हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, बाकी अदालतें भी हैं, संसद भी है, विधानसभा भी है, सरकार भी है, विपक्ष के नेता भी है, जंतर मंतर भी है, रामलीला मैदान भी है। ये सब कुछ है, लेकिन एक अजीब तरह की खामोशी पसरी हुई। ये वो खामोशी है शिव जी, जिसका अंदाजा मुझे थोड़ा सा पहले हो गया था, और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैदान में उतर के कुछ सवाल उठाने का वक्त है। नौकरी में रहकर वो सवाल आप नहीं उठा सकते। कुछ एंकरों ने सवाल उठाने की कोशिश की, एक टीवी चैनल में ऑफ एयर कर दिया गया, और इससे एक आध एंकर ने सुनने में आया इस्तीफा भी दे दिया है। आज कंपनी के जो होम कंपनी है, बड़ी वो उद्योगपति की कंपनी है, मुंबई में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। अब वो किसकी छुट्टी होगी किसकी नहीं होगी नहीं पता, लेकिन जो भी पत्रकार, शिव जी, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं, दलालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी पत्रकार बीजेपी और आरएसएस कवर करते रहे हैं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, और मेरे जैसे कुछ पत्रकार जिनकी शुरुआत अलग अलग बीट से हुई। दिल्ली पुलिस मेरी पहली बीट थी शिव जी, जब मैंने ईटीवी में शुरू किया था। उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग मंत्रालय, रामदेव, अन्ना हजारे का आंदोलन, अरविंद केजरीवाल, और वहां से होते हुए भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम चीजें, मतलब मोटे तौर पर शायद ही दिल्ली में कोई ऐसा बीट हो जिसको मैंने कवर ना किया हो। हम जैसे लोगों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही। क्यों बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी? हमने मनमोहन सिंह का वो दौर देखा जब एक के बाद एक घपले घोटाले की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। मनमोहन सिंह मौन थे, हालांकि फिर भी एक आध संपादकों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हवाई जहाज में विदेश यात्रा से आने के दौरान वो बोलते थे, कई बार वो इशू पे बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन फिर भी हमें ये लगता था कि मनमोहन सिंह उन मसलों पर नहीं बोल रहे हैं जिन मसलों पर इस देश की जनता सुनना चाहती थी प्रधानमंत्री का जवाब। पता नहीं मौन के आगे पीछे अगर कुछ और लगाना पड़े, तो मुझे लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री का पद है, नहीं लगाना चाहिए। आज थम मैंने सिर्फ इतना कहा है, मौन मोदी। और मोदी की ये चुप्पी शिव जी डराती है। मोदी की ये चुप्पी रहस्यमयी तरीके से डराती है। इस देश के 100 से ज्यादा, 120 के लगभग वैज्ञानिक इस्तीफा दे देते हैं, प्रधानमंत्री चुप है। इस देश में एक के बाद एक पेपर घोटाले होते रहते हैं, प्रधानमंत्री चुप है। जंतर मंतर पर एक व्यक्ति पिछले 20 दिनों से बैठा हुआ है अनशन के लिए, प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी सरकार चुप है। विपक्ष लगातार एक तरह के एप्स्टीन फाइल को लेकर मामला उठा रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कैरियर बर्बाद कर देंगे, वो नहीं चाहते हैं कि कैरियर बर्बाद कर दे, मतलब इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि कैरियर बर्बाद कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। आज इस देश में जितनी भयावह समस्या है, प्रधानमंत्री की रहस्यमयी चुप्पी हमें डरा रही है। और अब तो प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या करे, उनके मुख्यमंत्री भी, उनके मंत्री भी बेलगाम हो गए हैं। और यहां तक कि उनके तथाकथित आए बाएं दाएं साएं वाले बाबा बागेश्वर की तरह के जो छोटे भाई, जो व्यापारी हैं, वो भी बेलगाम हो गए हैं। इस देश में हर आदमी चारों तरफ लूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस देश का नेता, इस देश का सबसे बड़ा नेता मोदी मौन है। और मौन मोदी इस देश के लोकतंत्र को डरा रहा है। आज का सवाल बहुत गहरा है शिव जी, एक एक करके हम दर्शकों के सामने रखेंगे। और मैंने क्यों कहा, कई साल पहले से दिमाग में मेरे कई तरह की उधेड़-बुन चल रही थी, कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। आप किससे सवाल पूछोगे, कैसे सवाल पूछोगे, कौन जवाब देगा, और सवाल पूछोगे तो कब तक आप नौकरी करते रहोगे। ये तमाम चीजें, एक रिस्क लिया, जनता ने थोड़ा सा प्यार दिया। थोड़ा सा और प्यार देते संतोष पाठक ऑफिशियल को, तो शायद हम एक बड़ी टीम खड़ी करके हम तथ्यों के साथ और ज्यादा बड़े पैमाने पर खबर ला सकते थे, क्योंकि मैं इस अंधे कुएं में वैसे ही कूद गया था। न रिसोर्सेज थे, न फंड थे, न तमाम चीजें थी। बस मन ने कहा कि अब नहीं कर सकता गुलामी, तो फिर हम उतर गए चीजों में लेकर। अब जो भी हो, वो जनता जनार्दन है, लेकिन अब लोग जागने लग गए हैं। अब लोगों की आवाजें निकलने लग गई है, अब लोग बोलने लग गए हैं। और कैसे बोलने लग गए हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार है समीर चौगांकर साहब, आरएसएस पर किताबें, बीजेपी पे बहुत सारा रिसर्च किया उन्होंने, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। और आरएसएस के अंदर अंदर तक पकड़ है, बीजेपी के अंदर अंदर तक पकड़ है। और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा, वो आंखें खोल देने वाली है। मौन मोदी का एक उदाहरण है। और मैं कहूंगा कि जितने संपादक जाकर पैर छूते हैं, अपनी अंतरात्मा को जगा ले। जितने इन चैनलों के और मीडिया संस्थानों के मालिक है, एक बार रीढ़ की हड्डी तो सीधी कर ले, क्योंकि उनका भी कोई भला हो नहीं रहा इस सरकार।
भला तो एक ही उद्योगपति का हो रहा है। देखिए क्या लिखा है समीर जी ने, आप इसको देखिए। मोदी सरकार में 3 मंत्री चंपत राय से कम नहीं है। जैसे चंपत राय ने मंदिर में हो रही लूट पर आंखें बंद कर ली थी, वैसे ही मोदी सरकार में इन मंत्रियों ने अपने मंत्रालय में हो रही खुली लूट पर आंखें बंद कर रखी है। ऊपर से नीचे तक संगठित होकर बेधड़क लूट का संगठित गिरोह इन मंत्रालयों में काम कर रहा है। इन 3 मंत्रालयों में से 2 मंत्रालयों में मंत्री लंबे समय से विराजमान है। हालांकि इन 2 मंत्रियों के विभाग बदलने की चर्चा भी जोरों पर है। मंत्री मस्त है, जनता त्रस्त है। मंत्री जानते हैं कि जनता भले ही नाराज हो जाए, जाति संघ और एक बड़े नेताजी उनके साथ है। जाति संघ और नेता के दम पर मंत्री बने रहेंगे, भले ही जनता का दम निकलता रहे। एक मंत्री संघ के भरोसे हैं और दूसरे मंत्री एक बड़े नेता के भरोसे हैं। राम भरोसे कोई नहीं है, क्योंकि राम जिनके भरोसे थे उन्होंने राम को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मंत्री निश्चिंत है। संघ भरोसे और एक बड़े नेता के संघ भरोसे और एक बड़े नेता के भरोसे चल रहे मंत्री को भरोसा है कि मंत्री तो बने रहेंगे, भले ही विभाग बदल दिया जाए। मंत्री जानते हैं कि जैसे चंपत को बचाने के लिए छोटे को सूली पर चढ़ा दिया गया है, वैसे ही उनको बचाने के लिए छुट भइये अधिकारियों को निपटा दिया जाएगा। देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में इन मंत्रियों का क्या होता है। चंपत हर जगह है। राम मंदिर से लेकर राम राज्य का वादा करने वाली सरकार तक चंपत हर जगह चंपत लगा रहे हैं। मतलब चंपत हर जगह चपत लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये लिखा है इन्होंने। और ये एक वानगी है। ये सब रिपोर्टर देख रहे हैं, सारे पत्रकार देख रहे हैं, जो बीजेपी कवर करते हैं, जो लगातार बीजेपी जाते हैं, जो संघ कवर करते हैं, जो संघ के नेताओं से मिलते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय कवर करते हैं, जो गृह मंत्रालय कवर करते हैं, सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय कवर करते हैं। वो सब जानते हैं कि सरकार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं है। और पूछ भी लेंगे तो जवाब देगा कौन? यहाँ तो रामदेव जैसा लाला रामदेव भी पूछ रहे, 40 रुपए पेट्रोल डीजल की बात कही थी, वो भी कहेगा तेरे संपादक से बात करता हूं, अभी नौकरी से निकलवाता हूं। एक मंत्री जो पूर्व हो गई हैं, जनता ने सांसद बनाए लायक भी नहीं समझा। एक स्ट्रिंगर ने सवाल पूछ लिया, वो उनको नोएडा में बैठे संपादक की धौंस दिखाती हुई नजर आ रही है। एक बीजेपी के मीडिया सेल के बड़े नेता, वो भैया उत्तराखंड से चुनाव लड़ रहे थे शिव जी, एक पत्रकार, उत्साही पत्रकार चला गया, उसने कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लिए, नेता ने इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद धीरे से उसके संपादक को फोन किया, ये वाला इंटरव्यू ना चलाओ। अब चैनल ने जिस रिपोर्टर पे खर्चा करके उसको उस राज्य में भेजा, गाड़ी भेजा, कैमरामैन भेजा, उनके रहने की जगह, और जिस नेता के लिए भेजा उस नेता का इंटरव्यू जो है वो पूरा काट छाट के उसकी ऐसी तैसी करके चला दी। ये हालत है इस देश की, और मोदी मौन है। अब ऊपर वाला 2 ही सूरत में मौन रहता है शिव जी, या तो वो होशो हवास में ना हो, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, या फिर सब कुछ जो नीचे लूट हो रही है वो कहीं ना कहीं, दर्शक मेरी बात को ज्यादा समझ गए होंगे। और संवैधानिक व्यवस्था कैसे चल रही है, मैंने इस पर कमेंट किया समीर जी पर। दिक्कत यह है कि चेक एंड बैलेंस की जितनी संस्थाएं थी सबको खत्म कर दिया गया। मीडिया सवाल पूछ नहीं सकती, संसद में चर्चा हो नहीं सकती, सरकार जो चाहेगी वही करवाएगी। अदालतों के बारे में क्या कहूं, जुडिशरी सुप्रीम है, उनके बारे में क्या कह सकता हूं कि भैया कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आ रही। राम एसआईआर जैसा मामला उनको अर्जेंट नहीं लगता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड जैसा मामला उनको अर्जेंट नहीं लगता। संविधान और देश की व्यवस्था से जुड़े मामले अगर अर्जेंट नहीं लगते और डे बाय डे बेसिस पर अगर उस पर सुनवाई नहीं हो सकती, जैसे अयोध्या के आखिरी दौर में लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई थी, शायद कुछ मसले ऐसे होते हैं शिव जी जिस पर लगातार सुनवाई होती रहती है। और सरकार क्या करती है, जो उनके काम का नहीं उसको वो पूरी तरह से जलील करने पे तुली रहती है। आज एक बड़ा गजब हो गया, 17 तारीख है, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आज शायद 20वां दिन है सोनम वांगचुक के अनशन का, हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में उनको उठा लिया जाए, और इस बीच अपमानित करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है। और मैं अपमानित वाला शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, ट्रांसफर पोस्टिंग ये नॉर्मल चीज है भैया, जिसको समझ में नहीं आ रहा आपने हटा दिया। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो, चूंकि दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय के अधीन है, तो ये अमित शाह का फैसला है, इसमें किसी और पर ये फैसला थोपने की जरूरत नहीं है। और मैं खुद जो है अपना किया गया पोस्ट एक सोशल मीडिया पर दिखाता हूं, दर्शकों से कहूंगा वो जरूर पढ़िएगा। ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आपको दिख रहा है, ये पोस्ट जो है वो कई तरह की बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। इसमें मैंने लिखा है, और मैंने क्या लिखा है ये भी पहले बता देता हूं, और दर्शक इसको समझने की भी कोशिश करें अगर वो समझ पाए, और इसके पीछे की कहानी। मेरा जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है शिव जी, संतोष पाठक 12 है 12। तो संसद के मानसून सत्र से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया।
जरा इस आदेश की भाषा को पढ़िए। अब 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मतलब अब दिल्ली पुलिस में तबादला एक्सप्रेस चलने वाली है। और क्या ये नई दिल्ली में ज्यादा चलेगी? जंतर मंतर जहां सोनम वांगचुक बैठे हुए और विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगना वहां शुरू हो गया है। अब इस ऑर्डर की कॉपी देख लीजिए जरा। With the approval of the competent authority, श्री अनुराग कुमार आईपीएस, ये 1994 बैच के, is hereby appointed as Commissioner of Police Delhi with effect from the date of assumption of charge and with further orders। और जो अभी पुलिस कमिश्नर थे श्री सतीश गोलचा आईपीएस, ये 1992 कैडर के हैं, इज डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली फॉर फर्दर पोस्टिंग अपॉन अजम्पशन ऑफ चार्ज बाय द न्यू इनकम्बेंट। यानी अब इनको कहा गया कि जब नया वाला आके चार्ज ले ले और तुम्हें खाली छोड़ दे तो जाके रिपोर्ट करना दिल्ली के उपराज्यपाल को, आगे तुम्हें क्या काम सौंपा जाएगा। इस तरह से तो हवलदार और सिपाही की भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है जिस तरह से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया। मैं पद के हिसाब से, छोटे बड़े के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली का पुलिस कमिश्नर होना अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात है। ऐसा क्या हो गया कि आनन फानन में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया और उस तबादले में सिर्फ ट्रांसफर नहीं किया गया, सिर्फ हटाया नहीं गया, उसमें लिख दिया गया कि जैसे ही नया वाला आके चार्ज पे बैठ जाए तुरंत अपनी कुर्सी से उठ के नए वाले को चार्ज देना और दिल्ली के उपराज्यपाल के पास चले जाना, हुजूर माई बाप मेरा क्या काम है मुझे बता दो। ऐसा व्यवहार किया जाता है कि दिल्ली जैसे संवेदनशील, चूंकि देश की राजधानी है, कि पुलिस कमिश्नर के साथ पूरे पुलिसिया सिस्टम पर आपने एक बड़ा ग्रहण लगा दिया है। यानी कुछ ना कुछ सरकार के अंदर बहुत गड़बड़ चल रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी मौन, मौन मोदी, और मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, मौन मोदी की रहस्यमयी चुप्पी डराती है लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक तरीकों को, लोकतांत्रिक ताकतों को, संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को। देश का प्रधानमंत्री या तो अपने आप को इन सबसे ऊपर मानकर बैठा हुआ है या उसे परवाह ही नहीं है। वो ये समझ बैठा है कि चुनाव जीतना तो दूसरे तरीके से जाएगा, उसमें न जनता का कुछ है, न विपक्षी दलों का कुछ है, ना उसमें कुछ भी आप अभियान चला लीजिए, लोग नाराज होते रहे तो नाराज होते रहे। और खुला खेल फर्रुखाबाद। देखिए, इससे पहले लाज शर्म हया कुछ तो बची हुई, अब लूट को लेकर कोई लाज शर्म हया नहीं बची। अडानी का साथ देना है, खुलकर साथ देना है। नीट वाले मामले पे बेहयाई करनी है, खुल के बेहयाई करनी है। और लीक से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद एक पेपर आप सही से करवा देते हैं और कैबिनेट की बैठकों में आप ताली ही खुद ही बजवा देते हैं। उससे पहले जितनी पेपर लीक हुई कुछ नहीं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। और ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, और मैं एक बात बड़ी दिलचस्प तरीके से शिवजी आगे बताऊंगा कि कैसे लोकतंत्र आया और लोकतंत्र को क्या समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। क्या हम एक अजीब तरह की तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? संतोष जी, अब ये सोनम वांगचुक का जो धरना प्रदर्शन है, इसी को लेकर दिल्ली के कमिश्नर को बलवेदी का चढ़ा दिया। बलवेदी पर चढ़ाने का मकसद ये था कि वो इस धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करा पाए। 3 दिन पहले की बात है, उनकी अभिजीत दीपके से बात हो गई थी कि कोई आ जाएगा और ये प्रदर्शन जो चल रहा था, ये जो जूस पिलाकर आंदोलन खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसी दौरान उसी स्टेज से किसी ने विपक्ष के नेताओं से सोनम वांगचुक की बात करा दी, और जब विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई तो इस आंदोलन को नई गति मिल गई। अब यह खत्म होता उससे पहले बागचा के हाथ से, जो सतीश गोलचा जी थे उनके हाथ से ये सोनम वांगचुक की बातचीत निकल चुकी थी। जब उनके हाथ से निकली तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। जो नए कमिश्नर हैं, नंबर 2 के खास हैं, आईबी में नंबर 2 हैं इस समय। अभी कुछ देर पहले एजीएमयूटी से ट्रांसफर करके नए कमिश्नर बना दिए गए। आपको बता दें, कुछ देर से यह खबर चल रही है, सरकार नहीं बात करना चाहेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनसे, सोनम वांगचुक से डील करेंगे और वो तय करेंगे कि वो कैसे इस धरने को समाप्त कराएं। आप सोचिए, एक आदमी जान दे रहा है, पूरा विश्व उसकी तरफ निगाह है, और डील कौन करेगा? एक पुलिस कमिश्नर। क्या भाजपा में कोई मंत्री नहीं बचा? कोई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का नहीं बचा? कोई दिल्ली सरकार का मंत्री नहीं बचा? मतलब सिर्फ मनोबल गिराने के लिए एक
पैटर्न तैयार किया जा रहा है। और संतोष जी विचार कीजिए कि राहुल गांधी ने आज अपना एक दूत भेज दिया, कल अपने एक दूत के जरिए चिट्ठी लिखवा दी, और 20 तारीख को एक्सीडेंटल चुपचाप राहुल गांधी उस प्रोग्राम में खड़े हो जाएं, तो हश्र क्या होगा संसद की तरफ का, ये सोच लीजिए। सरकार के पांव उखड़ जाएंगे और बिल लाना सब भूल जाएगी, इस मामले को सुलझाना टेढ़ी खीर हो जाएगी। और राहुल गांधी भी वहां बैठ जाए 3 दिन धरने पर, पूरे देश के लोग आना शुरू हो जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और यही अब हमको दिख रहा है। बड़ी उलझन है, बड़ी दिक्कतें हैं, समझने की जरूरत है। जितना मौन रहकर सब सुलझ गया वो नहीं सुलझेगा। 728 किसानों की मौत आपके सर पर मंडरा रही है, आपके मौन में। आपके सर पर जो कुचल कर मारे आपके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे, और उनको जो कल आपने क्लीन चिट दी है, वो मौत उनके सर पर मंडरा रही है। राम मंदिर में जितने कार सेवक अपनी जान गंवा बैठे, उन सब की मौत भी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी लोगों के सर पर मंडरा रही है। और जब आपके सब पाप इकट्ठे होते हैं तो क्या कहा है हमारे यहां, पाप का घड़ा भरने में देर लगती है, फटता जरूर है, फूटता जरूर है। तो क्या वक्त आ गया उस घड़े के फूटने का? मौन नहीं टूटा तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएंगे। आज ही तो 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। अब तक, आज ही नहीं, अब तक सारे वैज्ञानिक जा रहे हैं, छोड़ छोड़कर बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। आप कहां लाके खड़ा कर दिया इस देश को? धर्म, समाज, जाति की राजनीति करते करते इस देश को एक ऐसे गर्त में ले गए जहां से लौटना बहुत मुश्किल होता है। संतोष जी, आज इतना जहर परोस दिया है कि समाज में समाज सुधारक घूमेंगे तो वो कुछ दिन तो जहर पी के मर जाएंगे, कुछ समाज सुधारक शहीद हो जाएंगे जहर पी के। इतना जहर है, हर गली मोहल्ले घर घर जहर भरा पड़ा है। आप विचार कीजिए कैसे जहर खत्म करोगे? आपने देखा है कि सांप काट लेता है किसी को, जहरीला काट लेता है, तो कई आपने सांप का जहर उतारने वाले लोग देखे होंगे कि मुंह में दवा डाल के उस जगह चीरा लगा के खून चूसते हैं, फिर खून थूकते हैं, फिर चूसते हैं, फिर थूकते हैं, फिर वो जहर खींचते हैं। तो ये जो समाज में जहर बो दिया, इसे कौन खींचेगा? कहां से लाओगे इतने भाईगीर? कहां से लाओगे सामाजिक लोग? कहां से सामाजिक सरोकार की संस्थाएं, सिविल सोसाइटीज नहीं उतर रही हैं जहर रोकने के लिए? हम पहले जातीयता के जहर से जल के मरे जा रहे थे, जातीयता का जहर थोड़ा सा कम हुआ था अभी आके। उसमें भी शिव जी देखिए, सरकार जो है ये संसद के मानसून सत्र में 7 बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसमें वंदे मातरम के अपमान वाला मामला भी है और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी वाला भी मामला है। चंदा चढ़ावा चोरी करो आप, वो तो विदेशी चंदा और वो तो अलग चीज है। इस देश के लोगों ने जो चंदा दिया और चढ़ावा चढ़ाया, उन दोनों में चोरी और डकैती और लूट हुई, कहीं कोई वो नहीं। वंदे मातरम के अपमान को लेकर कई ऐसे फैसले होते हैं। दिक्कत ये होती है कि आप एक अजीब तरह के वातावरण को बनाना चाहते हैं। एक बड़ी दिलचस्प चीज मैं बताता हूं, ये क्या सरकार कहती थी, सांस्कृतिक, भारत की संस्कृति, भारत का मान सम्मान, भारत का गौरव, भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की सनातनी परंपरा, इन सब की बात करती थी। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस देश में इलीगल रिलेशन, अवैध संबंध और पति द्वारा पत्नी की हत्या करवाना, पत्नी द्वारा पति की हत्या करवाना, इन सब की बाढ़ आ गई है। इसकी एक वजह क्या है? मनोवैज्ञानिक वजह है। इसकी मनोवैज्ञानिक वजह यह है कि ओटीटी पर जिस तरह की गंदगी परोसी जा रही है, जिस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है, लगभग हर सीरियल में अवैध संबंधों को या फिजिकल रिलेशन को बहुत ही सामान्य बात बता दिया गया है। और ये राष्ट्रवादी सरकार मीडिया पे लगाम लगाएगी, टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी करेगी, बार पे रोक लगा देगी, कई तरह की बातें करती हुई नजर आएगी। लेकिन इस देश में किस तरह से समाज जो है या संस्कृति के तौर पर या परंपरा के तौर पर, नैतिकता के तौर पर गिरता चला जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगी। तो इनकी कथनी और करनी, इसमें सीधा सीधा अंतर नजर आ रहा है। और फिर मैं वही कहूंगा कि जो व्यक्ति
इस देश का सर्वोच्च नेता बनकर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री मौन है और कई तरह के कारण और कई तरह के नकारात्मक प्रभाव भी है। सरकार बेलगाम है, मंत्री बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है, जिसको जहां मौका मिल रहा है लूट रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो इस देश के लोकतंत्र की आत्मा लोगों को कुचल रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि लाखों विद्यार्थी जो नीट से प्रभावित है मंत्री पीआर इंटरव्यू दे रहे होते। नहीं तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, उस आंदोलन के तौर तरीके पर सवाल उठाइए, मैं भी उठाता हूं उस आंदोलन के तौर तरीकों पर, लेकिन आपने कहा पुलिस कमिश्नर, मैंने कल इस बात का खुलासा कर दिया था, आज वो फैसला भी आ गया। मैंने अपने एक शो में कहा था कि बहुत जल्दी सोनम वांगचुक को उठाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर को एंटर करने का मतलब बातचीत नहीं है, उसका मतलब यही है कि उनकी जान का खतरा दिखाकर रात को 1:30-2 बजे उनको उठा लिया जाएगा, अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाएगा, कुछ फीड वीड और उसके बाद या तो गिरफ्तारी शो होगी या जमानत मिलेगी, जो भी होगा उनको वापस लेह लद्दाख पहुंचा दिया जाएगा। मोटे तौर पर होना अब यही है और शायद ये 20 जुलाई से पहले हो, यानी संसद के मानसून सत्र से पहले हो। एक और बड़ी बात है, जब तक कोई राजनीतिक दल नहीं जा रहा था तब तक सरकार निश्चिंत बैठी हुई थी। कुछ राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर जरूर अपील कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार घबराई नहीं थी। कल डिंपल यादव का जाना, कल धर्मेंद्र यादव का जाना, कल ही सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग हुई, उसके बाद केसी वेणुगोपाल का सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील करना, और आज पवन खेड़ा का वहां जाना, और ये भी कहा जा रहा था कि शायद अगर 1-2 दिन और बैठे तो राहुल गांधी भी वहां चले जाते। तो ये जो पूरा स्टेज जो मैनेज किया गया था, इसका फायदा कौन उठाता हुआ नजर आता? राहुल गांधी। अब सरकार इसको बंद करना चाहती है, और मोदी की चुप्पी पर मैं दर्शकों से कहूंगा, आप खास तौर से इस पे कमेंट करिएगा, मौन मोदी। लेकिन क्यों? और क्या मौन मोदी की चुप्पी तोड़ पाएंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव? सोनिया गांधी के सक्रिय होने के बाद क्यों सरकार हो गई इतनी परेशान, और संसद के मानसून सत्र में क्या होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी शिव जी। देखते हैं कि मौन मोदी क्या मौन खोलेंगे या फिर ऐसे ही चुपचाप बने रहेंगे और ये खामोशी का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता रहेगा, या फिर घबरा कर ट्रांसफर करने वाले कमिश्नर से काम नहीं चलने वाला है। हमें जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी।